नमस्कार। आज बात करेंगे अपने आज का जो लेवल फर्स्ट का आपका पेपर हुआ है रीट का, उसमें जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन हैं उसकी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सबको बधाई, जो रीट के लिए मैंने हैंड रिटन बुक निकाली थी, मैं आपको बताऊंगा पेज नंबर सहित कि उसी बुक से अपने ज़्यादातर क्वेश्चन आए हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उसी बुक से आए हैं। 30 में से ये मान लो कि लगभग 16-17 क्वेश्चन जो हैं उसी बुक से एज इट आए हैं। बाकी प्रश्न भी उसी बुक से हैं, बट एज इट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, तो 16-17 क्वेश्चन आए। मैं आपको पेज नंबर सहित बताऊंगा। अगर आपके पास वो बुक है तो आप देख लीजिएगा, हैंड रिटन बुक जो मैंने आप लोगों को दी थी क्लास में भी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बाल विकास और शिक्षण विधियों से संबंधित जो साइकोलॉजी के प्रश्न आए हैं, बहुत ही अच्छा पेपर था। क्वेश्चन घुमा के पूछे गए थे। आप इसे आसान पेपर नहीं कह सकते। ये जो क्वेश्चन थे बहुत मुश्किल थे, तो इजी नहीं थे। एक बार से सोचने पर आपने अगर आंसर लगाया है तो हो सकता है आपका गलत हो, दोबारा सोचने की आवश्यकता थी। तो बात करते हैं सबसे पहले हम कि बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है। स्टूडेंट्स, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। यही बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ होता है। यानी कि प्रश्न ये पूछा है कि बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ क्या है, तो बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना इसका अर्थ होता है। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि आप भी बहुत उत्साहित हो रहे हैं जल्दी से जल्दी आंसर जानने के लिए, तो जल्दी से जल्दी ही आंसर आपको देंगे। अगला क्वेश्चन है कि रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये बुद्धि मापन के लिए किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, वाइगोस्की के अनुसार बालक सीखते हैं। तो वाइगोस्की ने एक सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, उसके अनुसार इसका आंसर बनेगा वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से जो है बालक सीखते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा सेकंड। ओके, मैं टिक नहीं कर रहा, आप कहो तो मैं टिक कर दूं। यहाँ पर आंसर हमारा होगा सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको बुक दी थी वहाँ पर पेज नंबर 53 नंबर पेज पर ये मिलेगा आपको। ये पहला बुद्धि परीक्षण जो है स्टूडेंट्स बिन्ने के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बिन्ने के द्वारा। आपके पास अगर वो बुक है तो आप उस पर देखिए, पेज नंबर 53 पर ये प्रश्न मिलेगा आपको। और उसके बाद पांचवें क्वेश्चन की बात करें कि एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। पांचवें का आंसर स्टूडेंट्स यहाँ पर होगा विशिष्ट कक्षाएं और उनका आयोजन और उनको प्रोत्साहन। यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा विशिष्ट कक्षाएं और उनका आयोजन। तो हमारा आंसर होगा सेकंड। पांचवें का आंसर होगा हमारा सेकंड। और उसके बाद हम छठे क्वेश्चन की बात करें तो ये है अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम, जिसको अवलोकनात्मक अधिगम भी कहा जाता है, 4 परिस्थितियां आवश्यक बताई थी उन्होंने। तो छठा ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा? 6th क्वेश्चन। ये बच्चों आपके पास जो मेरे द्वारा दी गई बुक है उसके पेज नंबर 22 पर आपको मिलेगा, सेम ऐसा ही लिखा हुआ। तो पेज नंबर 22 इस बुक पे ये हमारा आंसर हमें वहाँ मिलेगा। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 6th का? इसका होगा सी। सबसे पहले अवधान, फिर धारणा, फिर पुनरुत्पादन, फिर अनुप्रेरणा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर हमारा आंसर होगा सी। छठे का आंसर है हमारा सी। 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम कि सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तो आपको पता ही होगा ये विधि कौन सी है। ये विधि है स्वप्न विश्लेषण। स्वप्न विश्लेषण जो है सिगमंड फ्राइड के द्वारा बताई गई थी। और ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में टेस्ट के रूप में भी दिया था कि ADHD इसका मीन्स क्या है। ADHD का मीन्स आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स, ADHD का अर्थ होता है अटेंशन डेफिसिट
हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसकी फुल फॉर्म होती है। अर्थात यहाँ पर 8वें में हमारा क्वेश्चन होगा सी, अर्थात ये वो विकार होता है जिसमें बालक किसी चीज़ की ओर ध्यान नहीं दे पाता है, सोच नहीं पाता है। तो ये ध्यान विकार बालक वाले जो बालक होते हैं उनमें होता है ADHD। फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो यहाँ पर 8वें का आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। और स्टूडेंट बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की कि एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया जाता है। ये प्रश्न बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। ये यहाँ पर उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ये अब उपलब्धि परीक्षण जो होता है ये है। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 9वें का आंसर जो होगा वो सी है। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? 10वां क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे लेना पड़ेगा हमें। 10वां क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को सम्मिलित किया गया था? तो ये आपको पता ही है, ये आपको 10वां क्वेश्चन पेज नंबर 82 पे मिलेगा। यहाँ पर हमारा आंसर होगा ए। कौन सा आंसर होगा यहाँ पर हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स ए। तो यहाँ आंसर है 86वां जो संविधान संशोधन था, यही इसका सही आंसर होगा 86। ओके, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन है कि NCF 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य क्या था? तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है 11th, ये आपको पेज नंबर 70 पे मिलेगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है वहाँ पर लिखा हुआ, NCF 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का क्या उद्देश्य है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर आंसर होगा सी, सांस्कृतिक विकास की सराहना करना। सांस्कृतिक विकास की सराहना आंसर नंबर सी होगा 11वें का। 12वां क्वेश्चन है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है स्टूडेंट्स? ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पर आंसर होगा स्टूडेंट्स 12वें का ए, और ये आपको पेज नंबर 2 पे मिलेगा उस बुक पे। सेम ऐसा ही लिखा होगा कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किस सिद्धांत से, जो विकास के सिद्धांत आपको बताए गए थे उसमें सबसे पहला जो सिद्धांत मैंने आपको बताया निरंतरता के सिद्धांत, वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके स्टूडेंट्स, 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वें क्वेश्चन का आंसर ए है। 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? 13वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका आंसर होगा स्मृति। स्मृति बुद्धि का घटक नहीं है। ओके, 14 क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? मनोगत्यात्मक प्रक्रिया कौन सी नहीं स्टूडेंट्स? तो गेंद फेंकना मनोगत्यात्मक प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मन मस्तिष्क का कोई यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा 14 का हमारा सी, 14वें का सी आंसर होगा। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स 15वें क्वेश्चन की, और 15वां क्वेश्चन है हमारा कि व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF प्रश्नावली किसने दी थी? ये आपको पता ही होगा, RB केटल ने दी थी। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है ये, और पेज नंबर 47 पर आपको मिलेगा उस बुक में। पेज नंबर 47 देख लेना, आपको मिलेगा। सेम ऐसा ही लिखा हुआ कि RB केटल ने PF प्रश्नावली बताई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है? स्टूडेंट्स ये कार्य घंटे हैं 45। 16वें का आंसर है 45, और ये पेज नंबर आपको 87 पर एज इट लिखा हुआ मिलेगा। 17वां क्वेश्चन है कि एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? तो ये बहुत ही आसान है, क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। 17वें का आंसर ए है, और ये स्टूडेंट्स आपको पेज नंबर 81 पर मिलेगा मेरी उस बुक में। ओके, अगला क्वेश्चन जो है 18वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा आंसर ए है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। यहाँ पर 18वें का जो हमारा आंसर है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, अर्थात 18वें का आंसर ए है, और ये पेज नंबर आपको 19 में मिलेगा। जो अपनी बुक है हैंड रिटन बुक आपको याद आ रही होगी, उस पर पेज नंबर 19 पर आप इसको देख सकते हैं।
अगला 19वां क्वेश्चन है कि जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब इसे क्या कहा जाता है? तो स्टूडेंट्स इसे आत्मसात्करण कहा जाता है, आत्मसात्मीकरण कहा जाता है। ये हमारा आंसर 19वें का पहला होगा और ये आपको पेज नंबर 27 पर मिलेगा स्टूडेंट्स, उस बुक की पेज नंबर 27 पर। तो आपको मैंने क्लासरूम में भी नोट्स लिखाए थे, आप उस रजिस्टर को भी चेक कर लीजिएगा, एक भी प्रश्न आपको बाहर नहीं मिलेगा उससे। और जो बुक मैंने आपको दी थी और उस बुक में मैं आपको पेज नंबर सहित बता रहा हूँ, तो आप उस पेज नंबर को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ मैं या झूठ बोल रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है पूछ रहा है स्टूडेंट्स कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? कि इसमें व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण होता है, इसमें वस्तुनिष्ठ व्याख्या होती है, अनुक्रिया की स्वतंत्रता है या अस्पष्ट उद्दीपक होता है। यहाँ पर आपको निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है बताना है। तो यहाँ पर आंसर होगा स्टूडेंट्स अस्पष्ट उद्दीपक। अस्पष्ट उद्दीपक जो है इस प्रक्षेपीय परीक्षण की आईबीटी परीक्षण को हम देखेंगे तो अस्पष्ट उद्दीपक जो होते हैं इस परीक्षण में। और अनुक्रिया की स्वतंत्रता ये भी होती है इसमें, और व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण जो है ये नहीं होगा इसमें। वस्तुनिष्ठ व्याख्या ऑप्शन डी होगा स्टूडेंट इसमें, वस्तुनिष्ठ व्याख्या। यहाँ पर अस्पष्ट उद्दीपक भी होते हैं जैसा कि हमने हरमन रोशा के आईबीटी परीक्षण को देखा, और अनुक्रिया की स्वतंत्रता भी होती है और व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण भी होता है, और उसके बाद वस्तुनिष्ठ व्याख्या जो है वो नहीं होती है इसमें। इसलिए हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर डी। ओके, यहाँ पर मैंने पहले टेलीग्राम चैनल पे आंसर की जो आप लोगों को भेजी है उसमें शायद मैंने आंसर ए लगा दिया था इसका, लेकिन यहाँ पर आंसर होगा डी, वस्तुनिष्ठ व्याख्या। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 23 की, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन को सोचो कि निम्न में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है पूछ रहा है। तो अस्पष्ट उद्दीपक ये विशेषता नहीं है, नहीं पूछ रहा है, होती तो ये अस्पष्ट उद्दीपक तो होता ही है। 21वें प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है? क्वेश्चन नंबर 21 का स्टूडेंट्स आंसर होगा ए, पेज नंबर आपको 41 पर यह मिलेगा। ओके, 22 नंबर की बात करें क्वेश्चन की कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, यहाँ पर आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 22वें का जो आंसर होगा वो सी होगा कि शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा करना। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स 23 की, कि यहाँ पर क्वेश्चन है प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नॉट। अपने हिंदी वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, इंग्लिश का क्वेश्चन है ये। हिंदी में ये कह रहा है समस्या समाधान नहीं है। तो स्टूडेंट्स ज़्यादातर बच्चों ने इसका आंसर डी लगाया है, पर मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर होगा कि ये कह रहा है समस्या समाधान नहीं है। क्या नहीं है समस्या समाधान? समस्या समाधान एक कौशल है जो सीखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, समस्या समाधान एक कौशल नहीं है जो सीखा नहीं जा सकता, इसका अभ्यास किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर आंसर बी होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट इसका आंसर डी लगा के आए हैं, तो आप याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 में आपका आंसर सेकंड होगा। 24 की बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर 24 है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मापने की कैसी विधि है? प्रक्षेपी विधि है। ऑप्शन नंबर सी होगा 24वें का, और ये पेज नंबर 49 पर आपको मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, 25वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? आपको पता है सृजनात्मक बालक अपसारी चिंतन करते हैं, तो यहाँ पर आंसर होगा सी। कौन सा क्वेश्चन है ये? 25वां क्वेश्चन। यहाँ पर आपको जो उस बुक में अपसारी चिंतन से संबंधित बात है, चिंतन वाला टॉपिक जो है, वहाँ पर ये लाइन आपको मिलेगी। तो यहाँ पर आंसर 25वें का आंसर होगा सी। 26वें क्वेश्चन की, ये तो आपको पता ही होगा, बुद्धि लब्धि का सूत्र आपको पता ही है। यदि एक बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष और मानसिक आयु 14 वर्ष है तो बुद्धि लब्धि कितनी होगी? स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने बिल्कुल सही आंसर निकाला होगा 107.69, यहाँ पर सेकेंड आंसर होगा।
और उसके बाद 27वां क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि सीखने का क्लासिक कंडीशनर सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया, ये आईपी पावलोव ने किया था 1904 में, ये आपको पता है। अब हमारे 27 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं 28वें क्वेश्चन की कि बाल अपराध का कारण क्या है। स्टूडेंट, बाल अपराध का कारण है माता पिता में अनबन रहना। माता पिता जिस घर में झगड़ते रहते हैं उनके बच्चे अपराधी हो जाते हैं। और 29 की बात करें कि बालकों के मुफ्त और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में किस पर ध्यान नहीं दिया गया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 14 वर्ष के पश्चात जो बालक हैं उनकी शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यहाँ पर आंसर होगा डी हमारा। फिर है निम्न में से कौन सा चरण शोध के क्रियात्मक अनुसंधान बताता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो होगा प्रोग्राम का क्रियान्वयन और मूल्यांकन ये बताता है। ज़्यादातर बच्चों ने इसमें आंसर ए को बताया है, कुछ मास्टर जी भी ए बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर होगा प्रोग्राम का क्रियान्वयन और मूल्यांकन करना, इसका जो है सही आंसर होगा। तो उम्मीद है ये 30 के 30 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब बोर्ड भी अपनी आंसर की जारी करेगा तो इससे मिलती जुलती आंसर की होगी। बाकी आपको जो दी गई बुक है, आपको जो लिखाए गए नोट्स हैं, निश्चित रूप से उससे बाहर कुछ भी नहीं आया है। स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। मैं चाहता हूँ, मैं दुआ करूँगा कि भगवान इस बार आपको पक्का सरकारी नौकरी दे, आपको सरकारी मैडम जी बनाए, आपको सरकारी मास्टर जी बनाए, जो भी आप हैं। तो नमस्कार स्टूडेंट्स।